नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक लंबे अंतराल के बाद प्रारंभिक परीक्षा के बाद एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, थंबनेल से आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि ये जो सेशन आपका है, जिस सेशन की शुरुआत आज हो रही है, आज आप 8 बजे हमें मिले हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे आप ये सेशन देख रहे हैं। और आपको प्रत्येक दिन, आप कह लीजिए कि ये जो सेशन है आपको इसी समय पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो सेशन है आपको प्रत्येक दिन इसी समय पर देखने को मिलेगा। और सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है, थंबनेल से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये नेक्स्ट बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के है, या आप कह लीजिए चाहे क्योंकि ये बिहार पीसीएस का चैनल है तो मुख्यतः हम जो बात करेंगे वो इसी संदर्भ में करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो सेशन है विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है, प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। आप किसी भी राज्य विशेष की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये सेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार पीसीएस में ही पूछा जाता है, इतिहास ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार पीसीएस में पूछा जाता है, भूगोल सिर्फ बिहार में पूछा जाता है, ऐसा तो है नहीं। तो सभी राज्य विशेष में सामान्य अध्ययन एक विषय वस्तु के रूप में है, वनडे एग्जाम में एक विषय वस्तु के रूप में है, और इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यदि बिहार का ये चैनल है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी कंटेंट यहाँ पे बिहार को लेकर के हैं, बिहार की परीक्षाओं को लेकर के हैं। ये जो आपका सेशन प्रारंभ हो रहा है, ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं को लेकर के है। किसी भी राज्य विशेष की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर आपको यहाँ से मदद मिलने वाली है। इस सेशन में हम, जैसे आपने थंबनेल से काफ़ी कुछ देखा होगा कि इस सेशन में आपको करंट अफेयर्स भी मिलने वाला है, इसी सेशन में आपको जीके का भी पोर्शन मिलने वाला है, इसी सेशन में आपको जीएस भी देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पे अभ्यास के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भी देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भित कुछ प्रश्न भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ आपको यहाँ पे होमवर्क भी देखने को मिलेगा जो आपको अनिवार्य रूप से करके आना पड़ेगा, और ये एनसीईआरटी बेस्ड आपका होमवर्क होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होमवर्क होगा। सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को लेकर के चलेंगे, और जो आज से हम आपको होमवर्क देंगे वो इतिहास से हम शुरुआत कर रहे हैं, और इतिहास में भी आधुनिक भारत का जो इतिहास है, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलेगी होमवर्क के तौर पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और यदि ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। पहला सेशन है, और करंट अफेयर्स का जो तरीका है, पूर्व में लगातार आप कह सकते हो कि 1 से 2 वर्ष तक इसी तर्ज पे मैंने करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया है, और उसी तर्ज पर करंट अफेयर्स मैं आज भी कंप्लीट कराने वाला हूं। क्योंकि अब करंट अफेयर्स को हम प्रश्नोत्तरी के रूप में नहीं देखने वाले हैं। प्रश्नोत्तरी के रूप में यदि हमने देखना भी होगा तो हम साप्ताहिक स्तर पे देख लेंगे कि सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ 50 प्रश्न या 20 प्रश्न, इस तरह से हम प्रश्नोत्तरी के रूप में देख लेंगे। लेकिन आज का जो ये सेशन है, इसमें हम प्रश्नोत्तरी के रूप में नहीं देखने वाले हैं। डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, एक से दूसरे घटनाक्रम को लिंक करेंगे, और यही तरीका आपको भी सीखना है। सबसे पहले करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बाद जीके का पोर्शन, जीके के बाद जीएस का पोर्शन, और जीएस के बाद फिर आपका अगला होमवर्क क्या होगा, और फिर आज की चर्चा समाप्त होगी। और क्योंकि ये आज का पहला सेशन है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रश्न आपके अगले सेशन से देखने को मिलेंगी, जब आपको यहाँ पे होमवर्क दे दिया जाता है, उसको कंप्लीट करके आप आते हैं, तब उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक रविवार को प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ एक टेस्ट होगा, तो आप सभी उस टेस्ट को निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट। क्या नाम है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट। ठीक है, यहीं से हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में हम इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से अपनी शुरुआत कर रहे हैं।
अब कोई रिपोर्ट आती है, चाहे कोई भी रिपोर्ट हो, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 की, तो सबसे पहले जब कोई रिपोर्ट की हम बात करते हैं, किसी सेंसस की बात करते हैं, किसी आंकड़े की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट या यह आंकड़ा दिया किसके द्वारा गया है। तो यहाँ पे यदि हम इंडिया एजिंग रिपोर्ट की बात कर लें तो आपको याद रखना है कि जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट अभी जारी हुई है, इसको दिया है किसने? इसको दिया है यूएनपीएफ ने। किसने दिया है? यूएनपीएफ। और यूएनपीएफ के साथ साथ एक संस्था इसमें और जुड़ी रही है, और उस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। तो हमने देखा कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 दो संस्थाओं द्वारा दी गई है, जिसमें पहली संस्था है यूएनपीएफ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, या इसी को आप बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को दिया है। यूएनपीएफ की यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, या इसी को अंग्रेजी में शॉर्ट में बोलते हैं IIPS, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया पहले तो किन संस्थाओं द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब बात आती है कि इस रिपोर्ट में आंकड़ा क्या दिया गया है। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कर रहे हैं इस संदर्भ में, तो वहाँ पर आप इन आंकड़ों को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि 2050 तक, ध्यान रखिएगा कि 2050 तक भारत की 20% से ज़्यादा जो आबादी होगी वो 60 वर्ष से ज़्यादा लोगों की होगी। क्या बोला गया है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत अभी तो यंग कंट्री है, लेकिन 2050 के बाद ये धीरे धीरे आप कह सकते हो ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है भारत में वो बढ़ती जाएगी, और 2050 के बाद आपको देखने को मिलता है कि भारत की 20% से ज़्यादा जो आबादी है वो 60 वर्ष से ज़्यादा लोगों की हो जाएगी, मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन 20% हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जीवन प्रत्याशा को लेकर के बात की गई है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जीवन प्रत्याशा जो है ये भारत में महिलाओं की ज़्यादा देखने को मिल रही है। जीवन प्रत्याशा महिलाओं की ज़्यादा देखने को मिल रही है। कब की बात हो रही है? बात हो रही है 2050 तक जब हम पहुँचेंगे तो महिलाओं में जो जीवन प्रत्याशा है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी, पुरुषों में जो जीवन प्रत्याशा है वो कम देखने को मिलेंगी। एक औसत के रूप में यहाँ पे बोला गया है कि सबसे ज़्यादा जो जीवन प्रत्याशा है वो देखने को मिल रही है हिमाचल प्रदेश में, और दूसरे स्थान पे देखने को मिल रही है केरला में। यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए 2050 की जब हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कोई महिला यदि 60 वर्ष की होगी तो उसकी जो जीवन प्रत्याशा है उसमें 23 वर्ष और जोड़ लीजिए, मतलब यदि हिमाचल प्रदेश की महिला है तो उसकी जीवन प्रत्याशा 83 वर्ष हो जाती है। और यही महिला यदि संबंधित है केरल से तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, केरल से यदि यही महिला संबंधित है तो वहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा है वो इसकी बढ़कर हो जाएगी 82 वर्ष। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यह भी देखना है कि भैया जीवन प्रत्याशा हिमाचल प्रदेश और केरल में ज़्यादा क्यों है। यदि हिमाचल प्रदेश और केरल की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, अन्य सेवाएं बेहतर हैं, आप कह सकते हैं जीवन का जो रहन सहन है वो बेहतर है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन प्रत्याशा ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट इसमें और दिया गया है कि यदि हम पूछ लें, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2036 एक आंकड़ा दिया गया है, यहाँ पे वर्ष 2036 की बात की गई है यहाँ पे, और बोला गया है कि वर्ष 2036 तक किसी राज्य में यदि ओल्ड एज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी तो वो केरल में होगी। केरल की लगभग 22 नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, 22.8% जो जनसंख्या है ये ओल्ड एज होगी। और केरल के बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है।
तमिलनाडु में इस वर्ष में 20.8% जो लोग होंगे वो ओल्ड एज लोग होंगे, ये रिपोर्ट यह बताती है। तो इस रिपोर्ट में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको याद रखिएगा। अब एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है क्या आपके लिए, और आपको सोचना भी चाहिए। बात हो रही है ओल्ड एज पॉपुलेशन की, ठीक है। क्या आपको पता है जब हम वृद्धजनों की बात करते हैं, तो विज्ञान की एक शाखा है जिसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी, ठीक है। विज्ञान की एक शाखा है जिसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी, और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत वृद्धजनों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, जेरेंटोलॉजी जरूर याद रखिएगा, ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वृद्धजनों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि हमने बात किया ओल्ड एज पॉपुलेशन की, हमने बात किया वृद्धजनों की, तो इसी से जोड़कर अगला जो हमारा डिटेल है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसी से जोड़कर, क्योंकि हमने वृद्धजनों की बात किया है, तो इसी से जोड़कर जो आज के दिन का दूसरा फैक्ट है उसको हम कैसे जोड़ते हैं। आप जानते हैं एक योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय बायोश्री योजना। क्या नाम है? राष्ट्रीय बायोश्री योजना, ठीक है। राष्ट्रीय बायोश्री योजना की शुरुआत हुई थी 2017 में, ठीक है। राष्ट्रीय बायोश्री योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हुई थी। किसके लिए है ये विशेष रूप से? ये विशेष रूप से वृद्धजनों के लिए है, ठीक है। वृद्धजनों के लिए एक योजना है, विशेष रूप से वृद्धजनों में भी जो विकलांग हैं उनको लेकर के एक योजना है। क्या है इसके माध्यम से क्या किया जाता है? इसके माध्यम से मान लीजिए वृद्धजन हैं, दिव्यांग हैं, तो उनको क्या किया जाता है? व्हील चेयर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। यदि उनको सुनने में तकलीफ है तो कान की सुनने की मशीन उपलब्ध कराई जाती है। यदि देखने में तकलीफ है तो उनको ग्लास उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से कि उनका जो वृद्धावस्था है वो आसानी से बीत सके, आसानी से कट सके, आप कह सकते हो जीवन स्तर उनका उस समय बेहतर रहे, उसको लेकर के ये योजना चलाई गई थी, राष्ट्रीय बायोश्री योजना। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि वृद्धावस्था को बेहतर बनाना। अब वर्तमान समय में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी अभी 72 स्थानों पे, याद रखिएगा, पूरे भारत में अभी अभी 72 स्थानों पर, ये संख्या जरूर याद रखिएगा, पूरे भारत में अभी अभी 72 स्थानों पर सामाजिक अधिकारिता शिविर लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? पूरे भारत में 72 स्थानों पर सामाजिक अधिकारिता शिविर, सामाजिक अधिकारिता शिविर। अभी ये होता क्या है सामाजिक अधिकारिता शिविर? भैया, जो वृद्धजनों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है विभिन्न कैटेगरी में, वो इन्हीं शिविरों के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाती है। तो 72 जगहों पर अभी सामाजिक अधिकारिता शिविर लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि इन 72 स्थानों पर जो भी वृद्धजन गए होंगे उनके लिए उनकी आवश्यक जो भी सामग्री रही होगी, जो इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है, वो उनको उपलब्ध कराई गई है। अब एक प्रश्न यह भी बनता है कि भैया यह योजना किस मंत्रालय की है? तो याद रखिएगा, ये योजना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। ये योजना कौन चला रहा है? तो यह योजना संचालित कर रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस योजना को चला रहा है और इसके मंत्री हैं डॉक्टर बीरेंद्र सिंह। इनका भी नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर बीरेंद्र सिंह इसके मंत्री हैं, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो राष्ट्रीय बायोश्री योजना संचालित कौन कर रहा है, उद्देश्य इसका क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बात कर रहे हैं, तो अभी इन्होंने शिल्प समागम मेला समाप्त किया है। एक मेला होता है जिसका नाम है शिल्प समागम मेला, शिल्प समागम मेला। यह भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में लगाया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था लखनऊ में। लखनऊ वही शहर है जो गोमती नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं
और ये गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और गोरखपुर वही शहर है जहाँ पे अशफाक उल्लाह खां के नाम पर, याद रखिएगा, यूपी में अशफाक उल्लाह खां के नाम पर एक चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो शिल्प समागम जरूर याद रखिएगा, अभी समाप्त हुआ है सितंबर माह के लास्ट में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिल्प समागम मेला कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो आपको बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाजियाबाद। और आप जानते हैं एक संस्था है FSSAI, ठीक है। FSSAI एक संस्था है, और FSSAI जो संस्था है इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर जो आपको देखने को मिलता है ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गाजियाबाद में क्या है, गाजियाबाद में जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी है इसके द्वारा इन्होंने अपना जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोला है वो गाजियाबाद में खोला है। मतलब FSSAI का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है, तो इसका राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है गाजियाबाद में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमने FSSAI की चर्चा क्यों की है, इसकी चर्चा इसलिए की है क्योंकि इनका एक पोर्टल है जिसका नाम है फोसकॉस। क्या नाम है? फोसकॉस। इनका एक पोर्टल है जिसका नाम है फोसकॉस। तो ये जो फोसकॉस पोर्टल है, सबसे पहली बात ये FSSAI का पोर्टल है। इस पोर्टल पे होता क्या है, इस पोर्टल पे यदि आप कंज्यूमर हैं तो किसी प्रोडक्ट को लेकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से यदि मान लीजिए आप फूड सेक्टर में व्यवसायी हैं, मान लीजिए आप होटल संचालित करते हैं और आपके यहाँ जो आप कह सकते हो खाद्य पदार्थ बनते हैं या जो भोजन तैयार होता है उसकी गुणवत्ता को लेकर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेशन के लिए आपको इसी वेबसाइट पर जाना होगा। इसी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करेंगे और फिर विभिन्न टेस्टों के माध्यम से आपको आपकी जो गुणवत्ता है, जो आपकी फूड की गुणवत्ता है, उसके आधार पर आपको रेटिंग प्रदान की जाएगी, सर्टिफिकेट आपको मिलता है। अब इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये पोर्टल तो बहुत पुराना है लेकिन ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब इन्होंने बदलाव किया है। बदलाव क्या किया है, इनका कहना है कि अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस संस्था के द्वारा जो है वो लैंगिक समानता पर बल दिया जाएगा। और यहाँ पे लैंगिक समानता पर बल कैसे देंगे, ये इनका कहना है कि जैसे मान लीजिए कोई दो लोग अप्लाई करते हैं, होटल व्यवसायी हैं, दो लोग फूड की गुणवत्ता के लिए सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो अब यहाँ पे लैंगिक समानता की बात आएगी। मतलब यदि एक बार किसी पुरुष ओनर द्वारा संचालित तो होटल को रैंकिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो दूसरी बार अनिवार्य रूप से किसी महिला संचालक को रैंकिंग या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दो क्रमागत बार में किसी एक जेंडर वर्ग को जो है प्राथमिकता दी जाए। तो इस प्रकार से लैंगिक समानता को ये बढ़ा रहे हैं और उसी के कारण ये चर्चा में है। तो इनका पोर्टल याद रखिएगा, इनका राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है याद रखिएगा, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि FSSAI ने वर्ष 2023 के लिए फूड एनिमल किसे घोषित किया है, फूड एनिमल किसे घोषित किया है, तो याद रखिएगा ये है मिथुन। मिथुन जो है इसको फूड एनिमल घोषित किया है 2023 के लिए FSSAI ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक प्रश्न जो यहाँ से और बन सकता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये संस्था किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो आप बताएंगे कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है या स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपके लिए हो गई है, ठीक है। अब एक और अनिवार्य प्रश्न यहाँ से जो बन सकता है उसको भी देख सकते हैं। अभी हाल ही में इनकी रेटिंग आई थी, आपको पता होगा फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था, फूड सेफ्टी इंडेक्स इनके द्वारा जारी किया गया था।
और जो फूड सेफ्टी इंडेक्स इनके द्वारा जारी किया गया था उसमें बड़े राज्यों में केरल टॉप पे था, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे था और यूटी में जो है वो जम्मू कश्मीर टॉप पे था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में बड़े राज्यों में केरल टॉप पे, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे और यूटी में जम्मू कश्मीर टॉप पे था। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे गोवा हमने बात किया है गोवा की। अब जानते हैं गोवा में एक आयोजन होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, हर बार गोवा में ही होता है। इसको बोलते हैं IFFI। ये क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसका आयोजन नवंबर माह में किया जा रहा है वर्ष 2023 में। तो यह भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय या ऐसे आप कह लीजिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है नवंबर माह में। 20 से 28 नवंबर के बीच इसका आयोजन गोवा में होगा। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमने बात किया एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की। तो आपको पता होगा ऑस्कर या इसी को बोलते हैं अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ऑस्कर या अकादमी बात एक ही है, ठीक है। तो ऑस्कर और अकादमी पुरस्कार भी एक प्रकार का आप कह सकते हो फिल्मी दुनिया का पुरस्कार है। और वर्ष 2024 का जो ऑस्कर होगा उसके लिए, वर्ष 2024 का जो ऑस्कर हो गया उसके लिए भारत की तरफ से जो फिल्म नॉमिनेटेड की गई है उसका नाम आपको याद रखना है। उसका नाम है, उसका नाम नोट कर लीजिएगा, 2018 एवरी वन इज हीरो, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसका 2018 एवरी वन इज हीरोज, ठीक है। 2018 एवरी वन इज हीरोज। ये जो फिल्म है ये केरल पर आधारित एक फिल्म है। केरल में एक तबाही आई थी, उसी पर आधारित ये फिल्म है। और वर्ष 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों को लेकर के भारत की तरफ से ये नामित की गई है, नॉमिनेटेड फिल्म है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। पिछले ऑस्कर की यदि हम बात करें तो पिछले ऑस्कर में आप जानते हैं नाटू नाटू सॉन्ग जो था उसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। दूसरा आप जानते हैं शॉर्ट मूवी की कैटेगरी में जो दूसरा हमें पुरस्कार मिला था द एलिफेंट विस्पर्स मूवी थी, उसको मिला था। तो यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हम कर लिए। हमने शुरुआत किया था कहाँ से? आज की हमारी शुरुआत हुई थी इंडिया एजिंग रिपोर्ट से और इंडिया एजिंग रिपोर्ट से हम ऑस्कर पुरस्कारों तक पहुँच गए हैं। चलिए ऑस्कर पुरस्कारों से आगे बढ़ते हैं। कैसे चीज़ें लिंक होती हैं ये आपको समझना है और यदि आप ये समझ जाते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। गोवा से ही हम लिंक करते हैं। आप जानते हैं गोवा हमारा तटीय राज्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जब तटीय राज्यों की बात करते हैं तो आप जानते हैं बात आती है गुजरात की, ठीक है। गुजरात की बात आती है, सबसे लंबी तटरेखा के संदर्भ में गुजरात की बात आती है। और जब गुजरात की बात आप करते हो तो आपको पता होगा कि गुजरात राज्य ने अभी हाल ही में एक पौधा है जिसका नाम है कोनोकार्पस। कोनोकार्पस, ये जो कोनोकार्पस नामक पौधा है, इस कोनोकार्पस नामक पौधे को बैन किया है। मतलब इस पौधे का रोपण आप नहीं कर सकते क्योंकि ये विदेशी किस्म का एक पौधा है, विदेशी प्रजाति का एक पौधा है और इससे जो है हमारी जो देसी प्रजातियां हैं वो प्रभावित होती हैं। इससे इसका जो पोलन होता है उससे एलर्जी भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और इससे जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है ये भी प्रभावित होता है। और ये जो पौधा है विशेष रूप से एक कह सकते हो कि मैंग्रोव प्रजाति का एक पौधा है, तो ड्रेनेज सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। और अब इसको जो है गुजरात सरकार ने बैन कर दिया है। पूर्व में तेलंगाना ने भी इसको बैन किया था। क्योंकि पौधे की हमने बात किया, कोनोकार्पस की बात किया, तो आपको बता दें एक जंतु की नई प्रजाति अभी खोजी गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है मैनिस। इस जंतु का नाम है मैनिस मिस्टीरिया। मैनिस मिस्टीरिया यह एक
जंतु है जिसकी एक नई प्रजाति है। और ये जो मैनिस मिस्टीरिया नामक नई प्रजाति है, ये किस जंतु की है? तो याद रखिएगा ये पेंगोलिन की नई प्रजाति है। ठीक है, पेंगोलिन की एक नई प्रजाति मैनिस मिस्टीरिया की खोज की गई है और ये अब तक की खोजी गई पेंगोलिन की 9वीं प्रजाति है। याद रखिएगा, पेंगोलिन की अभी तक 9 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं और 9वीं प्रजातियां आपकी मैनिस मिस्टीरिया है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने देख लिया। हमने शुरुआत किया था एक रैंकिंग से और एक रैंकिंग से लेकर के पेंगोलिन तक की चर्चा हमने समाप्त की है। अब आज का जो दूसरा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, उसको देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक आपका आता है वो आता है टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग की। क्या आता है? टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, टाइम्स की जो रैंकिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण रैंकिंग है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन्होंने जारी की है। याद रखिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में सिर्फ इतना याद रखना है कि 201 से लेकर के 250 के बीच, ठीक है, 201 रैंक से लेकर के 250 रैंक के बीच भारत का जो एकमात्र संस्थान है उसका नाम है IISc बेंगलुरु। ठीक है, IISc बेंगलुरु का जो स्थान है वो 201 से 250 के बीच में है और ये भारत का एकमात्र संस्थान है जो टॉप 250 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल है इस रैंकिंग के अनुसार। इस रैंकिंग के अनुसार टॉप संस्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे विश्व में टॉप पर है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के अनुसार। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना आप याद रखिए, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, अब बात आती है दिल्ली में आयोजित एक फोरम की जिसका नाम है, तीसरा पॉइंट करंट अफेयर्स का जो है इसका नाम है अर्बन शिफ्ट फोरम एशिया। क्या नाम है? अर्बन शिफ्ट फोरम एशिया। अर्बन शिफ्ट फोरम एशिया का पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया। पहली जो बैठक है ये दिल्ली में आयोजित की गई, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि अर्बन शिफ्ट फोरम एशिया ये जो बैठक है इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसकी गवर्निंग बॉडी है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये जो संस्थान है ये इसकी गवर्निंग बॉडी है, आप कह सकते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए और उसी को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी। यदि हम बात करें इस संस्था को फंड कौन प्रदान करता है, तो याद रखिएगा इस संस्था को फंड प्रदान करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़। कौन फंड प्रदान करता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ इसको फंड प्रदान करती है, जिसकी स्थापना वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, रियो अर्थ सम्मेलन जो हुआ था उस दौरान हुई थी। वर्तमान समय में 184 देश इसके सदस्य हैं। किसके? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ के 184 देश सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिलता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, अर्बन शिफ्ट फोरम एशिया का पहला जो बैठक हुआ वो दिल्ली में आयोजित किया गया। इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जो है वो गवर्न किया जाता है। इस संस्था को जो फंड देता है वो देता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़, जिसमें 184 देश सदस्य हैं। वर्ष 1992 के रियो अर्थ समिट के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बैठक के बारे में भी आपको पता हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला जो फैक्ट हमारा है वो है IBM को लेकर के। IBM एक कंपनी है, आप जानते हैं। IBM USA बेस्ड एक कंपनी है। IBM के संदर्भ में क्या याद रखना है? अभी अभी भारत सरकार के
डिजिटल, याद रखिएगा सिर्फ इतना कि शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, IBM के साथ भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ये दोनों साथ मिलकर इन्होंने काम किया और इन्होंने IBM के साथ समझौता किया है किस संदर्भ में? डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए। इन दोनों संस्थाओं ने IBM के साथ समझौता किया किस संदर्भ में? डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने IBM के साथ समझौता किया है किस संदर्भ में? डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए। किस कैटेगरी में? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। और इसी तरह से गूगल आपका है, याद रखिएगा। इसी तरह से गूगल, आप जानते हैं एंड्रॉयड जो सिस्टम है वो गूगल का है। जो मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम आपको देखने को मिलता है वो गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम है। और अभी हाल ही में NDMA, या जिसको आप बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, साथ ही साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने गूगल के साथ एक समझौता किया है और गूगल अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर आपको भूकंप से संबंधित सूचना देगा। यदि कहीं पर भूकंप आने वाला होगा तो गूगल का जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो आपको समय रहते उसके बारे में बताएगा और किस प्रकार से आपको वर्क करना है उस समय, उस परिस्थिति में किस प्रकार से आपको मूव करना है, किस प्रकार से आपको अपनी सेफ्टी करनी है, यह भी गूगल आपको बताएगा। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि भारत में एंड्रॉयड भूकंप अलर्ट सिस्टम जो है उसको लेकर के गूगल ने काम किया है और गूगल के साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय या राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, साथ ही साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मिलकर समझौता किया है। तो जब भी भूकंप की बात आएगी, एंड्रॉयड पर भूकंप अलर्ट की बात आएगी, तो आंख मूंद कर आप गूगल को टिक करिएगा। आप जानते हैं एंड्रॉयड सिस्टम गूगल का है। अब इसके बाद अगला जो फैक्ट है वह है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। गोवर्धन योजना के बारे में क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली बात कि इस योजना को संचालित कौन कर रहा है, ये किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। गोवर्धन योजना जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या होता है? याद रखिएगा सबसे पहली बात कि बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाते हैं और जो बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाते हैं वर्तमान समय में ये चर्चा में इसलिए है क्यों उसमें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और वित्तीय सहायता जो उपलब्ध कराई जा रही है वो 1500 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से उपलब्ध कराई जा रही है। और आपसे यही पूछा जा सकता है क्योंकि गोवर्धन योजना हमने पूर्व में कंप्लीट किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो गोवर्धन योजना पे नहीं जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो वित्तीय सहायता है जो 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से दी जा रही है, ये दे कौन रहा है? ये दे कौन रहा है? कौन सी संस्था ये आपको फंडिंग दे रही है? तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं MDA। क्या बोलते हैं? MDA, या इसी को फुल फॉर्म नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। MDA का फुल फॉर्म है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट योजना, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट योजना, और इसी के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गोवर्धन योजना के अंतर्गत जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है वो किस सहायक योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, तो आपको याद रखना है MDA, या जैसे मैंने बोला मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। हमारे बजट में बात हुई थी कि हम 500 गोबर गैस प्लांट लगाएंगे जिनमें दो कैटेगरी थी, एक था 200, एक था 300।
200 क्या था, 200 वाले जो थे वे ये आप कह सकते हैं कॉमन थे, सामान्य गोबर गैस प्लांट थे, और 300 जो थे ये कम्युनिटी बेस्ड या आप इसको कह लीजिए क्लस्टर बेस्ड जो है वो बायोगैस प्लांट थे। तो टोटल संख्या भी याद रखना है कि हमारे बजट में 500 गोबर गैस प्लांट लगाने को लेकर के बात की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बायोगैस प्लांट लगाने की बात की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे बजट में 500 बायोगैस प्लांट लगाने को लेकर के बात की गई थी। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इस योजना से संदर्भित। तो यहाँ पे इस योजना में सिर्फ आपको इतना जानना था कि इस योजना के अंतर्गत जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है वो किस कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, इसी के लिए इस प्रश्न को यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं। एक संगठन है जिसको बोलते हैं ADMM+, ध्यान रखिएगा, ADMM+ क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात आपको बता दें कि ये चर्चा में क्यों है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में इन्होंने काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की है। क्या किया है? काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन्होंने संपन्न किया है। और ये जो आतंकवाद विरोधी जो ये एक्सरसाइज हुई है, ये हुई कहाँ है, सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा। ये एक्सरसाइज हुई है रूस में। कहाँ पे हुई है? रूस में संपन्न हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें भारतीय सेना ने भाग लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय सेना ने भाग लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ADMM+ संगठन द्वारा जो काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज संपन्न हुई, जिसका नाम था FTX 2023। क्या नाम रखा गया? FTX 2023। ये रूस में आयोजित किया गया था। इसमें कितने देश शामिल रहे तो आपको बता दें सबसे पहले इस संगठन के बारे में। जैसे आप जानते हो आसियान, आसियान में आप देखते हो कि 10 देश आपको देखने को मिलते हैं, और यहीं पर आप देखते हो कि 8 देश ऐसे हैं जो डायलॉग पार्टनर के रूप में हैं। तो जब हम ADMM+ की बात करते हैं तो आसियान के 10 देश और इसके जो डायलॉग पार्टनर हैं वो दोनों जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ कुल मिला के 18 देश शामिल थे। 18 देशों ने मिलकर ये संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें यह भी आपको याद रखना है आतंकवाद विरोधी इस अभ्यास में कि इसका आयोजन रूस में हुआ और इसमें भारतीय सेना ने भाग लिया। ठीक है, तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब क्योंकि बात हो रही है ADMM+ की या बात हो रही है आसियान की, और आसियान की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि इसमें समुद्री ज़्यादातर जो देश हैं वो समुद्री सीमा साझा करने वाले देश हैं। तो आपको बता दें कि एक देश और भी है जो भारत के संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में, जिसका नाम है सेशेल्स। और सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेशेल्स द्वारा अभी हाल ही में भारत सरकार के साथ एक समझौता किया गया है। किस संदर्भ में भारत सरकार से इन्होंने समझौता किया है? सेशेल्स ने अभी हाल ही में भारत सरकार से चुनावी प्रबंधन को लेकर के समझौता किया है। किस संदर्भ में? चुनावी प्रबंधन को लेकर के। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए हाल ही में किस देश ने चुनावी प्रबंधन को लेकर के भारत से समझौता किया है, तो आप बताएंगे सेशेल्स। और जब सेशेल्स की बात आ रही है, आपको पिछले दिनों मैंने बताया है कि सेशेल्स का एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं अजम्पशन आइलैंड। ठीक है, तो ये जो अजम्पशन आइलैंड है ये सेशेल्स ने भारत को दे दिया है विकसित करने के लिए, और भारत यहाँ पे अपना नेवल बेस बना रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अजम्पशन आइलैंड किस देश से संबंधित है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा कि ये सेशेल्स से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक अभी सैन्य अभ्यास हुआ था यहीं पर, जिसका नाम था सदर्न रेडीनेस। क्या नाम था? सदर्न रेडीनेस। और जो ये सदर्न रेडीनेस नामक अभ्यास हुआ था, इसमें भारत की तरफ से एक जहाज भाग लेने गया था और इसका नाम था INS सुनैना। तो ये भी आपको याद रखना है।
INS सुनैना नामक जहाज जो है ये सेशेल्स गया था। क्यों? सदर्न रेडीनेस नामक अभ्यास में भाग लेने के लिए। तो इतनी जानकारी सेशेल्स से संबंधित भी आपको होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें और हैं बेसिक जो आपको याद रखना है, ऐसे उसको आप कह सकते हैं रट जाइएगा। जैसे हाइकुन, हाइकुन नामक एक पनडुब्बी है और इस देश ने पहली बार कोई स्वदेश निर्मित पनडुब्बी बनाई है। तो याद रखिएगा हाइकुन नामक जो पनडुब्बी है इसको ताइवान ने तैयार किया है, ये आपको पता होना चाहिए। हाइकुन नामक पनडुब्बी ताइवान ने तैयार किया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, याओगन, याओगन, याओगन नामक एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि चीन ने अभी हाल ही में छोड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए। याओगन नामक सैटेलाइट चीन ने अभी हाल ही में छोड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम MS स्वामीनाथन की। आप सब जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन या इनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। क्या नाम है? मनकोम्बू, मनकोम्बू, यस से आता है संबाशिवम, मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है और आप जानते हैं कि इनको भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? भारत के हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हरित क्रांति का जनक भारत के संदर्भ में। यदि हरित क्रांति का जनक वैश्विक संदर्भ में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको नाम याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखना है, जिनको वैश्विक संदर्भों में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो आपको बताना है MS स्वामीनाथन के बारे में। यदि वैश्विक संदर्भ में पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपको पता होना चाहिए, जिनको वैश्विक संदर्भों में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनको वर्ष 1987 में फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा MS स्वामीनाथन से संबंधित, क्योंकि इनके बारे में तो ज़्यादातर जानकारी आपको है। एक था कुटानाड पैकेज, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं से जुड़ा है। कुटानाड पैकेज, ठीक है। ये कुटानाड पैकेज क्या है आपको बता दें। ये जो कुटानाड पैकेज था ये इन्हीं की संस्तुति पर ही एक राज्य को दिया गया था और यह राज्य था केरल। केरल में उस समय आपदा आई हुई थी, ठीक है, और पहला कुटानाड पैकेज दिया गया था और इस पैकेज के अंतर्गत चावल की ऐसी किस्में ईजाद की गई थी विशेष रूप से केरल को लेकर के, जो जल्दी पकती हों, और उन किस्मों को केरल में रोपित किया गया था इसी पैकेज के अंतर्गत। साथ ही साथ कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सारे अन्य आवश्यक जो भी मदद हो सकती है वो कुटानाड पैकेज की मदद से उपलब्ध कराया गया था। तो कुटानाड पैकेज किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। स्वीकृति किसने दी थी या संस्तुति किसने दी थी? तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन द्वारा इसकी संस्तुति दी गई थी, ये आपको याद रखना है। कुटानाड पैकेज जो था ये विशेष रूप से किन क्षेत्रों के लिए दिया गया था? जिनको बोला जाता है केरल का धान का कटोरा, याद रखिएगा। और केरल के धान के कटोरे के अंतर्गत 3 प्रमुख जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? अल्लापुझा, पथानामथिट्टा और कोट्टायम जिला आते हैं। और ये तीनों जिले जो हैं, या आप कह लीजिए केरल का धान का ये जो कटोरा है ये समुद्र तल से नीचे है। इसकी जो भूमि है, इसकी ऊंचाई जो है आप कह लीजिए वो समुद्र तल से नीचे है, और भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से नीचे है और वो धान के कटोरे के रूप में विश्वविख्यात है। तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। इसका संबंध MS स्वामीनाथन से था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। और ऐसी जानकारी शायद ही आपको YouTube पर निःशुल्क मिले, तो प्लीज़ नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिएगा। नोट्स कैसे बनाना है? यदि मैंने केरल से संबंधित कुटानाड पैकेज की बात करी तो केरल के फैक्ट के अंतर्गत जाके इसको नोट करना है।
ठीक है। वहीं पर MS स्वामीनाथन को इसी से लिंक करके नोट कर लेना है। जैसे मैंने सैन्य अभ्यास की बात किया तो सैन्य अभ्यास वाला जो पेज है उसमें जाके नोट कर लेना है। सेशल्स की हमने बात की तो सेशल्स का पेज बनाया है, अच्छी बात है, नहीं तो हिंद महासागर के देश, प्रशांत महासागर के देशों का पेज बनाया होगा, वहाँ जाके नोट कर लीजिए, या वह भी नहीं पेज बनाया है तो विश्व का विविध का पेज बनाया होगा, वहाँ पे जाके नोट कर लीजिए। नोट्स बनाने का प्रॉपर तरीका मैंने आपको बताया है, उसी तर्ज पर आपके नोट्स बनने चाहिए। तो करेंट अफेयर्स जो था वो समाप्त हुआ है। करेंट अफेयर्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और करेंट अफेयर्स के बाद जीके का पोर्शन हम देखते हैं, ठीक है। अब जो हमारी चर्चा है वो जीके को लेकर के है। जीके में आज हम क्या देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह लीजिए संदर्भ की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज जीके के अंतर्गत जो हम देखेंगे उसमें आपको याद रखना है कि जीके के सेशन के अंतर्गत आज जो हम देखने जा रहे हैं वो भारत के मंदिरों के बारे में देखने जा रहे हैं। याद रखिएगा, भारत के मंदिरों के बारे में देखने जा रहे हैं। भारत के मंदिरों से संबंधित चर्चा जीके के अंतर्गत हम करेंगे। तो अब जीके को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं और जीके के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के मंदिरों की, ठीक है। भारत के मंदिरों पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ज्योतिर्लिंगों के बारे में। और आप जानते हैं कि भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलते हैं। और इन ज्योतिर्लिंगों को हम उत्तर से दक्षिण बढ़ते हुए देखेंगे, ठीक है। इन ज्योतिर्लिंगों को हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखने वाले हैं। क्रम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। क्रम से यहाँ पे परेशान नहीं होना है। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि जो जानकारी आपको दी जा रही है उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसी तरह से प्रत्येक दिन आपका जीके का एक पोर्शन हम देखेंगे और संपूर्ण रूप से जीके आपका कह सकते हो कि अधिकतम 2 महीने में जीके आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। जीके को अलग से नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जीके का नोट्स अलग बनाइएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको करना है। अब जब हम ज्योतिर्लिंगों की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलते हैं और इनमें सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है उत्तराखंड से संबंधित। पहला ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड से संबंधित आप जानते हैं केदारनाथ। केदारनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। और केदारनाथ की जब बात करते हैं आप जानते हैं यहाँ से एक नदी का संबंध है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, ठीक है। उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है, क्योंकि केदारनाथ बहुत महत्वपूर्ण है तो याद रखिएगा रुद्रप्रयाग जिले में ये पड़ता है। जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिएगा कि भारत में एक बोला जाता है छोटा चार धाम, और छोटा चार धाम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, ठीक है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। जब हम बड़े चार धाम की बात करते हैं, जब हम बड़े चार धाम की बात करते हैं तो ये भारत के चारों दिशाओं में आपको देखने को मिलते हैं। बड़े चार धाम की जब बात करते हैं तो भारत के चारों दिशाओं में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पुरी, उड़ीसा में। पुरी धाम आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में, ठीक है। पुरी धाम आपका देखने को मिलता है उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद फिर दक्षिण में आप जाते हैं तो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है रामेश्वरम। रामेश्वरम ये देखने को मिलता है। उत्तर में जब आप बात करते हैं तो उत्तर में आपको देखने को मिलता है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, और फिर द्वारका आपको देखने को मिलता है गुजरात में। तो बड़े चार धाम में कौन कौन से आते हैं? द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और पुरी, ये चारों आते हैं आपके बड़े चार धाम के अंतर्गत। और छोटे चार धाम के अंतर्गत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। दूसरे ज्योतिर्लिंग की जब हम बात करते हैं तो आपको पहुंचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आप जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। और जो आज आप काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं इसकी बात, और ऐसा बोला जाता है कि जो यहाँ पे सबसे पहला जो मंदिर था जिसको काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता था, ऐसी मान्यता है कि इसको औरंगजेब ने नष्ट किया था और औरंगजेब ने उसी के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण किया था जिसको ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आज का जो काशी विश्वनाथ मंदिर आपको देखने को मिलता है इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, एक मराठा रानी थी जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, तो आज का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया? अहिल्याबाई होलकर ने, जो कि मराठा रानी थी। तो याद रखिएगा, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब काशी विश्वनाथ के बारे में आपको इतना पता हो गया। आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो देखने को मिलता है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा झारखंड। तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है ये है झारखंड से संबंधित और आप इसी को देवघर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देवघर में आपको तीसरा ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलता है, झारखंड से संबंधित है। इसके बाद अगला जब हम बात करते हैं तो अगला ज्योतिर्लिंग आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। याद रखिएगा, कहाँ से संदर्भित है? अगला ज्योतिर्लिंग आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश में जो ये ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलता है इसका नाम है श्री, और ये कौन सा हो जाएगा? क्रम का चौथा हो जाएगा। इसका नाम है श्री भामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर। तो याद रखिएगा, श्री भामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर ये चौथा ज्योतिर्लिंग है जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पांचवें ज्योतिर्लिंग की जब हम बात करते हैं तो पांचवा ज्योतिर्लिंग है जिसको बोलते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर, और ये तमिलनाडु से संबंधित है। क्या बोलते हैं इसको? पांचवें को रामनाथ स्वामी मंदिर, और ये संबंधित है कहाँ से? तमिलनाडु से। और इसी रामनाथ स्वामी मंदिर को रामेश्वरम के नाम से आप जानते हैं। तो ये दक्षिण तक हम पहुंच गए। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? महाराष्ट्र से संबंधित 3 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है भीमाशंकर, दूसरा आपको देखने को मिलता है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर के बाद तीसरा यहाँ पे देखने को मिलता है घृणेश्वर। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर। 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र से संबंधित आपको देखने को मिलते हैं। और आज जानते हैं त्र्यंबकेश्वर से नासिक में देखने को मिलता है, यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। भीमाशंकर जो है यहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र तक हम पहुँच गए, और महाराष्ट्र के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं फिर हम पहुँचते हैं गुजरात, और गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 ज्योतिर्लिंग आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं? तो याद रखिएगा, जब हम गुजरात की बात करते हैं तो 2 ज्योतिर्लिंग याद रखिएगा। पहला है नागेश्वर और दूसरा है सोमनाथ। 2 ज्योतिर्लिंग आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं, नागेश्वर और सोमनाथ। ये 2 ज्योतिर्लिंग आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हो और आप पहुंचते हो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आप पहुंचते हो, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपको एक ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम नोट कर लीजिएगा, महाकालेश्वर। क्या नाम है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको मध्य प्रदेश उज्जैन में देखने को मिलता है। इसके बाद फिर बात आती है मध्य प्रदेश में ही, और यहीं पर आपको एक और ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है जिसका नाम है ओंकारेश्वर। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में आपको 3 ज्योतिर्लिंग,
गुजरात में 2 और मध्य प्रदेश में भी 2 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार से कुल 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनकी चर्चा यहाँ पे हो गई है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले केदारनाथ धाम में, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पहला ज्योतिर्लिंग। फिर आप बढ़ते हो आगे उत्तर प्रदेश पहुँचते हो, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर दूसरा ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के बाद आप आगे बढ़ते हैं, आप जाते हैं झारखंड, जहाँ पे देवघर तीसरा ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है। देवघर के बाद आप आगे बढ़ते हो तो आप पहुँचते हो आंध्र प्रदेश, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाबरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर। और इसके बाद आप तमिलनाडु पहुँचते हो, यहाँ पे आपको रामनाथ स्वामी मंदिर या रामेश्वरम मंदिर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आप पहुँचते हो महाराष्ट्र, जहाँ पे 3 भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के बाद आप गुजरात पहुंचते हो, जहां पे सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है। उसके बाद आप मध्य प्रदेश पहुंचते हो, जहां पे महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है। और इसके बाद आपकी जो चर्चा है 12 की वो समाप्त हो जाती है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग आप नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं ये दक्षिण भारत वाले पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर भारत के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी होती है। दक्षिण भारत के जो ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पे हमें समस्या होती है, वो हम उतना अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमें समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया ज्योतिर्लिंगों के बारे में। ठीक है, अब ज्योतिर्लिंगों के बाद एक एक करके जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं संबंधित राज्य से उसको हम देख लेते हैं। ये तो ज्योतिर्लिंग के बारे में बात हो गई। अब एक एक करके मंदिरों की चर्चा हम देखेंगे विभिन्न राज्यों से संबंधित। सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात से संबंधित कि भैया गुजरात में कौन कौन से मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। गुजरात की जब बात करते हैं तो प्रसिद्ध मंदिरों में जो आपको यहाँ देखने को मिलता है वो है सोमनाथ मंदिर, जिसकी अभी हमने बात की। ठीक है, ज्योतिर्लिंग में भी आता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है गुजरात में? पहला सोमनाथ मंदिर और दूसरा द्वारकाधीश मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर, ये 2 मंदिर गुजरात में आपको देखने को मिलते हैं। गुजरात के बाद हम पहुंचते हैं राजस्थान, और राजस्थान में आप याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा। राजस्थान की जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दिलवाड़ा मंदिर, जो कि माउंट आबू पर आपको देखने को मिलता है। तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड हम पहुंचते हैं। उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं छोटे 4 धाम की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की बात आती है। और इसमें कौन कौन से हो गया? गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम, ये आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड से संबंधित आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, 3 हमारे हो गए। 3 के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारे में। सबसे पहले हम तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। तेलंगाना के कौन से मंदिर हैं जो हमारी परीक्षाओं में बनते हैं? सबसे पहले यहाँ सरस्वती जी का एक मंदिर है जिसको बोलते हैं गणना सरस्वती मंदिर। याद रखिएगा, गणना सरस्वती मंदिर, सरस्वती माता का मंदिर है, ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। और अगला है श्री सीताराम चंद्र स्वामी मंदिर, श्री सीताराम चंद्र स्वामी मंदिर, और यह भी आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। तो तेलंगाना में 2 मंदिर, गणना सरस्वती मंदिर, श्री सीताराम रामचंद्र स्वामी मंदिर तेलंगाना में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर। आंध्र प्रदेश में आप आते हो, आंध्र प्रदेश में क्या देखने को मिलता है? लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर। और लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु जब हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है जिसको हम बोलते हैं मीनाक्षी देवी मंदिर या मीनाक्षी टेम्पल।
तो मीनाक्षी मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सबसे पहले। मीनाक्षी मंदिर के बाद यहाँ पे आपको महाबलीपुरम देखने को मिलता है, या मामल्लापुरम इसी को बोलते हैं, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम टेम्पल आपको देखने को मिलता है। यहीं पर आपको रंगनाथ स्वामी मंदिर देखने को मिलता है, रंगनाथ स्वामी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर आपको देखने को मिलता है। मीनाक्षी मंदिर हो गया, महाबलीपुरम हो गया, रंगनाथ स्वामी मंदिर हो गया। इसके बाद यहीं पर आपको बृहदेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है? बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम, रंगनाथ स्वामी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु से संबंधित। और यहीं पर आपको अरुणाचलेश्वर मंदिर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अरुणाचलेश्वर मंदिर भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, तो इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हम पहुँचते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जब आप पहुँचते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे पहले श्री साईनाथ मंदिर देखने को मिलता है, साईनाथ शिरडी वाला मंदिर जो है। ठीक है, तो सबसे पहले जो महाराष्ट्र में मंदिर देखने को मिलता है प्रमुखता श्री साईं बाबा संस्थान देखने को मिलता है। ठीक है, श्री साईनाथ संस्थान या साईं बाबा संस्थान। इसके बाद यहीं पर सिद्ध विनायक टेम्पल देखने को मिलता है, जो बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। सिद्ध विनायक, सिद्ध विनायक मंदिर आपको देखने को मिलता है। और सिद्ध विनायक मंदिर के साथ साथ यहाँ पे आपको शनि सिंगनापुरम मंदिर देखने को मिलता है। शनि सिंगनापुर, शनि सिंगनापुर मंदिर, शनि सिंगनापुर मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित मंदिर हो गए। ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित मंदिर हो गए, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद, फिर आगे चर्चा देखते हैं। मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं, पहले महाराष्ट्र तक की जो चर्चा है उसको नोट कर लिया जाए। महाराष्ट्र में श्री साईं नाथ मंदिर, श्री सिद्ध विनायक या और तीसरा शनि सिंगनापुर मंदिर। चलो नोट कर लीजिए इसको। चले अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दो मंदिर याद रखिएगा। पहला है खजुराहो, खजुराहो टेम्पल। ठीक है, पहला जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है वो आपका हो गया खजुराहो मंदिर। और दूसरा देखने को मिलता है चतुर्भुज मंदिर। दूसरा जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित हो गए खजुराहो मंदिर, और चतुर्भुज मंदिर ये मध्य प्रदेश से संबंधित हो गए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा साथ साथ। साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ज़रूरी है, दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। चलो अब बात हम कर लेते हैं केरल की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं केरल से संबंधित मंदिरों की। केरल से संदर्भित काफ़ी जो मंदिर हैं काफ़ी विवादित भी रहते हैं, तो केरल से संबंधित मंदिरों की हम बात करने वाले हैं। केरल से संबंधित जब मंदिरों की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभा स्वामी मंदिर याद रखिएगा। पद्मनाभा स्वामी मंदिर पहला मंदिर जो केरल से संबंधित है, पद्मनाभा स्वामी मंदिर। ठीक है, दूसरा जो देखने को मिलता है गुरुवयूर मंदिर, पद्मनाभा स्वामी हो गया। ठीक है, दूसरा गुरुवयूर। ठीक है, पद्मनाभा स्वामी मंदिर हो गया। पद्मनाभा स्वामी के बाद दूसरा जो टेम्पल आपने देखा गुरुवायूर मंदिर हो गया। और इसके बाद आप जानते हैं भगवान अयप्पा का एक मंदिर है, अयप्पा मंदिर, श्री अयप्पा मंदिर।
श्री अयप्पा मंदिर। और अयप्पा मंदिर के बाद एक और मंदिर है, आप जानते हैं यहाँ पे एक प्रमुख त्यौहार भी मनाया जाता है जिसको बोलते हैं वडक्कूनाथन मंदिर। क्या बोलते हैं? वडक्कूनाथन मंदिर। तो ये मंदिर कहाँ से संबंधित हैं? ये केरल से संबंधित हैं। पद्मनाभा स्वामी मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, अयप्पा मंदिर और वडक्कूनाथन मंदिर ये संबंधित हैं, केरल से संबंधित हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुरुवायूर मंदिर, पद्मनाभा स्वामी, वडक्कूनाथन और श्री अयप्पा, ठीक है। चलो अब कर्नाटका से संबंधित मंदिरों की हम बात कर लेते हैं। कर्नाटका से संबंधित मंदिरों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कर्नाटका से संदर्भित भी कई सारे मंदिर हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सबसे पहला जो मंदिर विरूपाक्ष मंदिर, नोट करते जाइएगा इसको। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर के बाद दूसरा होयसर मंदिर, आप जानते ही होंगे, सुना ही होगा आपने। होयसालेश्वर मंदिर, होयसल मंदिर आपको देखने को मिलता है, कर्नाटक में पड़ा होगा। फिर गोमतेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलता है, गोमतेश्वर मंदिर, ये भी कर्नाटक में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है मुरुदेश्वर मंदिर। मुरुदेश्वर मंदिर के बाद अगला है मूकांबिका मंदिर। मूकांबिका मंदिर के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है श्रृंगेरी मंदिर। तो ये मंदिर कहाँ से संदर्भित हो गए? विरूपाक्ष, होयसालेश्वर, गोमतेश्वर, गुरुदेश्वर, मूकांबिका और श्रृंगेरी मंदिर ये संबंधित हो गए, कर्नाटका से संबंधित हो गए, ठीक है। चलो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इतना हो गया, नोट कर लीजिए। आप जानते हैं होयसालेश्वर जो मंदिर है कर्नाटक में जो देखने को मिलता है, ये विश्व विरासत स्थल का आप कह सकते हैं दर्जा पाने के लिए लगातार ये प्रयासरत है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हम पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ जो देखने को मिलता है, आप जानते हैं अमरनाथ मंदिर आपको देखने को मिलता है। अमरनाथ वर्तमान समय में यात्रा चल भी रही है, अमरनाथ मंदिर देखने को मिलता है। फिर वैष्णो देवी मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, पूरे भारत से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। वैष्णो देवी मंदिर हो गया, अमरनाथ मंदिर हो गया। फिर इसके बाद रणबीरेश्वर मंदिर हो गया, रणबीरेश्वर मंदिर हो गया, ठीक है। रणबीरेश्वर के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर। तो ये इतने मंदिर आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। इनमें से ज़्यादातर के बारे में आपको जानकारी होगी। हो सकता है कुछ लोग अमरनाथ टेम्पल के बारे में स्पष्ट ना रहे हों कि लद्दाख में है कि जम्मू कश्मीर में है, तो आज स्पष्ट आपका हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद फिर बात आती है उड़ीसा की। उड़ीसा की बात आती है, ठीक है। अगली जो चर्चा है वो उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा के मंदिरों में सबसे पहले आप जानते हैं जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। पहला और सबसे प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ टेम्पल आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। फिर आपको गुडिंचा मंदिर देखने को मिलता है यहीं पर, गुडिंचा मंदिर आपको यहीं पर देखने को मिलता है। गुडिंचा मंदिर के साथ साथ आपको यहीं पे कोणार्क सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर आपको यहीं पर देखने को मिलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के साथ साथ राजरानी मंदिर आपको यहीं पर देखने को मिलता है। राजरानी मंदिर आपको यहीं पर देखने को मिलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, राजरानी मंदिर, इसके बाद मुक्तेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर।
लिंगराज और मुक्तेश्वर मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इतने मंदिर हो गए आपके उड़ीसा से संदर्भित। उड़ीसा के बाद फिर बात आती है कोलकाता की। कोलकाता की जब बात करते हो पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पे काली माता का एक बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसको बोलते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? कोलकाता में देखने को मिलता है। तो पश्चिम बंगाल में एक मंदिर आपको याद रखना है। फिर इसके बाद याद रखना है कृतेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम है? कृतेश्वर, सिक्किम में है। कृतेश्वर महादेव मंदिर। और कृतेश्वर महादेव मंदिर आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, सिक्किम राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश हम पहुंचते हैं और यहाँ पे देखने को मिलता है मालिनी थन मंदिर। अरुणाचल प्रदेश में मालिनी थन मंदिर आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। असम की जब आप बात करते हैं तो विश्वविख्यात मंदिर है कामाख्या देवी टेम्पल, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसके बारे में कोई बात यहाँ पे करनी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने काशी विश्वनाथ की बात कर लिया, अयोध्या आपको याद रखना है, भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। और बांकी बिहारी मंदिर आपको देखने को मिलता है वृंदावन में। ठीक है। केशव देव मंदिर आपको देखने को मिलता है, यह आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नाग वासुकी मंदिर भी कई बार पूछा जाता है, तो यह भी याद रखना है कि नाग वासुकी मंदिर भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है। फिर इसके बाद बात आता है कुछ अन्य मंदिरों की, जैसे हिमाचल प्रदेश आप जाते हैं कभी, यदि गए होंगे मनाली, कभी गए होंगे शिमला और मनाली, तो आपको हडिम्बा देवी टेम्पल देखने को मिलता है। और हडिम्बा देवी टेम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, मनाली में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अमृतसर में यदि आपने कभी गए होंगे आप, तो दुर्गियाना एक मंदिर है, बहुत विश्वविख्यात मंदिर है, अमृतसर में देखने को मिलता है। स्वर्ण मंदिर है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्वर्ण मंदिर तो हर कोई जानता है, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन दुर्गियाना मंदिर हो सकता है आप गलत कर दो। इसके साथ साथ त्रिपुरी सुंदरी मंदिर त्रिपुरा में देखने को मिलता है। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर त्रिपुरा में देखने को मिलता है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से मंदिरों से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकेंगे। तो जीके के अंतर्गत आज हमने मंदिरों के बारे में चर्चा कंप्लीट की है। अब इसके बाद मंदिरों के बाद अब हम बढ़ते हैं जो हमारी आज की अगली चर्चा है, क्योंकि जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, अब हम बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। जीएस खंड की हम बात करने वाले हैं। जीएस खंड में जो हम शुरुआत करने वाले हैं, और जीएस खंड को देखने के बाद फिर इसके बाद हम बात करेंगे होमवर्क के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में। जीएस खंड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम चर्चा प्रारंभ करेंगे वो हम करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। कहाँ से चर्चा होगी? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। आप जानते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। पहला जो भाग आपको देखने को मिलता है वो हम देखते हैं 1707 से लेकर के 1800 ईस्वी तक। 1707 से लेकर के 1800 ईस्वी तक। दूसरा जो भाग देखने को मिलता है वो 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। और तीसरा भाग जो हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बांटते हैं वो 1900 से लेकर के 1947 को बांटते हैं। तो जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसको हम सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं और इन्हीं आधारों पर हमें पढ़ना है। सबसे पहले आप जानते हैं बात होती है आधुनिक भारत के इतिहास की। जब हम बात करते हैं तो शुरुआत ही होती है यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से। कहाँ से शुरुआत होती है? यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन
ठीक है। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की बात होती है, और आप जानते हैं जब यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की बात आती है तो पुर्तगालियों की बात आती है, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद जो आप चर्चा करते हो वो डचों की चर्चा करते हो, अंग्रेज़ों की बात आती है, अंग्रेज़ों के साथ साथ डेन की बात आती है, और फ्रांसीसियों की बात आती है, ठीक है। तो हमें जब यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें पुर्तगालियों के बारे में अध्ययन करना है, डचों के बारे में अध्ययन करना है, अंग्रेज़ों के बारे में अध्ययन करना है, डेन के बारे में अध्ययन करना है, और फ्रांसीसियों के बारे में अध्ययन करना है। तब जाके यूरोपीय कंपनियों के आगमन की जो चर्चा है वो समाप्त होती है। आप जानते हैं यूरोपीय कंपनियों की जब हम बात कर रहे हैं तो जो सबसे सफल रहे हैं वो अंग्रेज़ रहे हैं। आप जानते हैं 1757 का जो युद्ध हुआ उसके बाद से एक प्रकार से इनका जो प्रभुत्व है वो लगातार बढ़ता चला गया, और 1757 ने गेट पास के रूप में कार्य किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल को ये केंद्र बनाकर राजनैतिक गतिविधियां इन्होंने प्रारंभ कर दी, और लंबे समय तक इन्होंने भारत में आप कह सकते हैं शासन किया। आप जानते हैं 1773 का जो एक्ट था, 1773 के बाद इन्होंने बहुत सारे अन्य एक्ट भी लाए, और इन्हीं एक्टों की बदौलत, इन्हीं एक्टों के अंतर्गत ये लगातार 100 वर्षों तक शासन करते रहे। और फिर बाद में आपने देखा कि 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी का शासन है वो समाप्त होता है, और इसके बाद जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाता है। आप यह भी देखते हैं कि इसी समय में एक बुद्धिजीवी वर्ग का भी प्रादुर्भाव भारत में देखने को मिलता है, एक बुद्धिजीवी वर्ग का भी उदय होता है, जिनका कार्य समाज और धर्म, इन दोनों में जो व्याप्त कुरीतियाँ थीं, इन दोनों में जो व्याप्त बुराइयाँ थीं, उनको दूर करना था, और इसको लेकर के इन्होंने जन जागरण का कार्य किया। यह भी आपको पता होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद की बात आती है, ईश्वरचंद विद्यासागर की बात आती है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखते होंगे दयानंद सरस्वती की बात आती है। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई वो हिंदू धर्म से लेकर के हुई है, लेकिन बाद में इसका जो दायरा है वो अन्य धर्मों में बढ़ गया, और अन्य धर्मों में भी इस तरह के आंदोलन, इस तरह के आप कह सकते हो धार्मिक सुधार आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलकर आपको 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। 1857 की क्रांति की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक क्रांति की गई थी, लेकिन ये क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। ये कंपनी के शासन, लेकिन यहाँ पे बदलाव क्या हुआ, जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया, और अब भारत जो था इस क्रांति के बाद वो क्राउन के शासन के अंतर्गत आ गया था। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि इस समय के बाद 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे भारत में कई सारी राजनैतिक संस्थाओं का जन्म होना शुरू हो गया, कई सारी धार्मिक संस्थाओं का जन्म होना प्रारंभ हो गया, और आपको देखने को मिलता है 1885 आते आते INC के रूप में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में राजनैतिक अधिकारों की मांग को लेकर के एक प्रमुख संस्था स्थापित होती है। इतना सब आपने देखा, और फिर बाद में आपने देखा है कि किस प्रकार से फिर आगे चलकर 1885 के बाद क्रमागत तरीके से स्वराज, स्वशासन जैसे शब्दों का प्रयोग भी आपको देखने को मिलता है। 1915 आते आते आप जानते हैं गांधी जी का भी आगमन भारत में हो जाता है, और जब गांधी जी का आगमन भारत में होता है, और जो चंपारण, चाहे 1917 की जब बात कर लीजिए, 1918 की बात कर लीजिए, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, इन सब ने गांधी को एक नई पहचान दिलाई। और 1919 में आपने देखा कि महात्मा गांधी ने कहा कि प्लासी ने जो नींव रखी, याद होगा आपको ये कथन महात्मा गांधी का, कि प्लासी ने नींव रखी और जलियांवाले बाग ने इसको हटा दिया या हिला दिया, और यहीं से महात्मा गांधी का जो एरा है वो प्रारंभ होता है। महात्मा गांधी भारतीयों के नेतृत्वकर्ता के रूप में आते हैं, इनकी स्वीकार्यता बढ़ती है, जन स्वीकार्यता बढ़ती है, और फिर यहाँ से गांधी युग की आप कह सकते हो शुरुआत होती है, और वर्ष 1920-21 से गांधी युग का प्रारंभ हो जाता है, और उसके बाद से फिर क्रमागत तरीके से भारत में स्वतंत्रता को लेकर के प्रयास होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना है गांधी युग, और उसके बाद स्वतंत्रता हमें मिली, उसके बाद की जो कहानी है उसको हमें देखना है। लेकिन
इन सब की जो चर्चा है, क्योंकि आज पहला सेशन है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, कल से हम शुरुआत करेंगे और कल सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखेंगे। आज आपको एक रफली बताया गया कि किस प्रकार से आधुनिक भारत के इतिहास में किन किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आगे की जो चर्चा है, कल आपको पुर्तगालियों से हम शुरुआत करेंगे और यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के संपूर्ण जानकारी को हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है होमवर्क की। होमवर्क की बात आ जाती है। सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम लेकर के चल रहे हैं टारगेट अभी हमारा, वो पूरी तरह से है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। और इसको लेकर के आपके पास जो NCERT की पुस्तक होनी चाहिए सभी ले लीजिएगा। जो नहीं खरीद सकते हैं आप डाउनलोड कर लीजिएगा। NCERT की वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ पे न्यू NCERT आपको मिल जाएगी, लेकिन ओल्ड आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको करना है वो आपके पास होनी चाहिए कक्षा 8 की NCERT। कक्षा 8 की NCERT होनी चाहिए, क्योंकि कक्षा 8 की जो NCERT है, न्यू NCERT है जो है, जिसका नाम है हमारे अतीत थर्ड। क्या नाम है NCERT का? हमारे अतीत थर्ड। हमारे अतीत थर्ड इस नाम से एक NCERT है क्लास 8th की, जो कि न्यू NCERT है, और इसका भाग 1 और भाग 2 याद रखिएगा। भाग 1 और भाग 2, भाग 1 और भाग 2 ये आपके पास होना चाहिए। हमारे अतीत थर्ड भाग 1 और भाग 2 आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ पुरानी NCERT की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जब पुरानी NCERT की बात करते हैं, उसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, और ये क्लास 8 की है। तो कक्षा 8 की 3 किताबों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक है आधुनिक भारत का इतिहास जो कि कक्षा 8 की NCERT है, और एक है हमारे अतीत थर्ड जो कि न्यू NCERT है। न्यू NCERT आपके गूगल पे जाना है, NCERT की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड NCERT वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे माध्यम हैं, वहाँ से आपको मिल भी सकती है, आप थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा, लेकिन यदि फिजिकल रूप में होगा तो ज़्यादा मदद मिलेगी। अब इन दोनों को लेकर के हम प्रारंभ करेंगे, और डे 1 का जो टारगेट है, सबसे पहला चैप्टर आता है हमारे अतीत थर्ड में। इसमें आप जाएंगे तो इसमें पहला चैप्टर जो आपको देखने को मिलता है, इसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ। और दूसरा अध्याय यहाँ पे देखने को मिलता है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये 2 NCERT आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, न्यू और ओल्ड, लेकिन शुरुआत हम न्यू से कर रहे हैं। तो न्यू में ये पहले 2 चैप्टर जो हैं ये आपको पढ़ के कल आने हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये दोनों अच्छे से पढ़ के आइएगा। ठीक है, न्यू NCERT वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। NCERT की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई समस्या होती है टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमें बताइएगा, हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे न्यू NCERT। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके लिए है, ये आप कंप्लीट करके आइए। उसके बाद हम चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, और निश्चित तौर से किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में यदि आप बैठेंगे तो आपको निश्चित तौर पे यहाँ से मदद मिलने वाली है। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो GK हो, चाहे वो GS हो, एक ही सेशन में सब कुछ आपको दिया जा रहा है। और ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 10 जगह आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही सेक्शन में आपको प्रीलिम्स को लेकर के जितनी जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए आपका एक ही सेशन है, बिहार राज्य वाला सेशन आपको आज नहीं मिलेगा, कल से वह भी सेशन आपको मिलने लगेगा। तो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक ज़रूर करना है यदि अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक की बटन वहीं पर होती है, उसको आप दबा दीजिए। उससे भी हमें खुशी मिलेगी कि हमारी कुछ कमियां हैं, हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं
कल के वीडियो में। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। जो होमवर्क आपको दिया गया है ईमानदारी के साथ उसको कंप्लीट करिए और फिर एक नई शुरुआत अब यहाँ से करते हैं। ठीक है, चलिए।